नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। हार के डर की मारी बीजेपी बेचारी। जी हां, देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अमीर पार्टी और पिछले 9.5 साल से देश पर राज कर रही पार्टी के लिए इस वक्त यही जुमला सटीक बैठता है। हार के डर की मारी बीजेपी बेचारी। अब आप कहेंगे कि मैं बीजेपी को बेचारी क्यों कह रहा हूं? तो वो इसीलिए कि चुनाव सिर पर हैं और आखिरी वक्त तक वो अपनी रणनीति ही फाइनल नहीं कर पा रही है। खासकर हिंदी पट्टी के 3 राज्य जहां कभी बीजेपी का दबदबा कायम था, वहां अब हालात ऐसे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को किनारे कर दिया गया है और मोदी खुद कमान संभालने पहुंच गए हैं। अब मोदी हैं तो एक ही, वो देश संभाले या राज संभालें। प्रधानमंत्री वो बन चुके हैं तो अब मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते। लेकिन इस वक्त बीजेपी के चुनाव प्रचार को देखें तो यही लगेगा कि हर जगह मोदी का ही चेहरा है, जबकि राज्यों के चुनाव में अक्सर पार्टियां सीएम फेस के चेहरे पर मैदान में उतरती हैं। लेकिन बीजेपी इस वक्त सीएम फेस जैसे सवाल से घबराई दिख रही है और अब अपनी नई रणनीति और नए मुद्दों के साथ वो खड़ी हो रही है। क्या है बीजेपी की नई रणनीति, ये आगे बताऊंगा। लेकिन वैसे आप जानते हैं दोस्तों कि राम मंदिर, हिंदुत्व, हिंदू मुसलमान, ये बीजेपी के स्थायी मुद्दे हैं। जहां भी चुनाव होते हैं ये मुद्दे सबसे पहले लाकर खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन कर्नाटक चुनाव में ये मुद्दे बेकार साबित हुए थे। आप याद कीजिए कि कैसे मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन की बात को जबरदस्ती बजरंगबली को ताले में बंद करने की बात बता दिया था। आइए एक बार जरा फिर से सुन लेते हैं कि कर्नाटक चुनाव के दौरान यानी चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने कहा क्या था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। तो दोस्तों सुना आपने कैसे मोदी ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की थी और फिर बजरंगबली की जय बोलकर वोट डालने की अपील लोगों से की थी। लेकिन वहां तो लोगों ने कांग्रेस को जिता दिया, यानी वहां पर बीजेपी के लिए वहां का रास्ता बंद कर दिया और बजरंगबली बीजेपी के लिए जिताऊ फैक्टर साबित नहीं हुए। आरएसएस ने भी सुना दिया कि हिंदुत्व के भरोसे और मोदी के चेहरे पर अब चुनाव नहीं जीता जा सकता है। संघ ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बाकायदा इस बारे में लेख लिखकर बीजेपी को समझा दिया कि अब रणनीति बदलनी पड़ेगी। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से मिले जख्मों को सहलाती हुई बीजेपी अब अगले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में फिर से नए सिरे से रणनीति बनाने में जुटी हुई है। और इस बार के जो विधानसभा चुनाव हैं उन्हें दिल्ली की सत्ता के लिए सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इन चुनावों के नतीजों का असर लोकसभा चुनाव पर पड़ना तय है। पिछली बार के चुनावों में हिंदी पट्टी के 3 राज्य यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई थी, यानी कि ये तीनों राज्य कांग्रेस के पाले में गए थे। लेकिन लोकसभा में कांग्रेस को इसका फायदा नहीं मिला। इससे पहले ही पुलवामा के मसले ने खेल बदल दिया और बीजेपी को बढ़त मिल गई। मोदी को हिंदुत्व के साथ राष्ट्रवाद के मुद्दे को नए सिरे से भुनाने का मौका मिल गया, मगर अब ऐसा शायद ही हो। इसीलिए बीजेपी अभी से डिफेंसिव होकर खेल रही है। बीजेपी ने तय किया है कि वो किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद का चेहरा पेश नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट ही नहीं बल्कि तीसरी लिस्ट आ गई है और तीसरी लिस्ट आने के बाद ये संकेत बीजेपी ने दे दिए हैं और अब पार्टी ने दूसरे चुनावी राज्यों और छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में भी सामूहिक नेतृत्व यानी कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश की पहली लिस्ट में सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं था तो लगा कि चलो दूसरी लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा। लेकिन दूसरी लिस्ट में भी चौहान के नाम की घोषणा नहीं की गई तो अब उनके प्रदेश में राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी के बाद तीसरी लिस्ट भी आई एक कैंडिडेट की, उसमें भी उनका नाम नहीं। तो एमपी में बीजेपी के ही एक दूसरे कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिल गई है और विजयवर्गीय सीएम की कुर्सी के लिए इच्छुक भी हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है, कई बार वो इस बात को कह भी चुके हैं। मध्य प्रदेश में मामा बनकर सत्ता की राजनीति करने वाले शिवराज सिंह चौहान को मोदी और शाह ने अपने तरीके से किनारे कर दिया है।
और यही खेल दूसरे चुनावी राज्यों में पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ बीजेपी कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ही अब मोदी और शाह की आंख की किरकिरी बन गए हैं। और एमपी में यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी की मुसीबत अब दोगुनी है, क्योंकि यहां मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी को किसी काम के नहीं लग रहे और पूर्व सीएम उमा भारती लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी हुई हैं। देखिए जरा। वो 60% आबादी को उनका स्थान दिलवा के रहूंगी, और शुरुआत यहीं से हो रही है कि जो 33% आरक्षण पारित हुआ है हमें स्वीकार है, लेकिन ये लागू हम तभी होने देंगे जब इसमें ओबीसी का आरक्षण संशोधन लागू हो जाएगा इसमें। तो इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि उमा भारती ने किस तरह उग्र होकर महिला आरक्षण में ओबीसी की मांग की है और सीधे सीधे मोदी को चुनौती दे दी है कि वो इसे लागू होने नहीं देंगी। और उमा भारती जिद की कितनी पक्की हैं ये राम मंदिर आंदोलन के दौरान आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और बीजेपी तो साफ साफ याद कर रही होगी। वैसे भी तेज तर्रार नेतृत्व के लिए जानी जाती उमा भारती कभी शराबबंदी को लेकर बीजेपी को घेरती हैं तो कभी पिछड़ों के आरक्षण को लेकर बीजेपी को घेरती हैं, और कुछ समय पहले उन्होंने पार्टी में सम्मान न मिलने पर अपनी नाराजगी भी दिखा दी थी। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत के मौके पर निमंत्रण नहीं दिए जाने पर उमा भारती ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने कहा था कि निमंत्रण की औपचारिकता तो निभा देते, भले ही धीरे से आने के लिए मना कर देते। तो उमा भारती ने उस वाकये का भी जिक्र किया था जब कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, यानी सिर्फ 11 दिन ही बीते थे और उमा भारती कोरोना पॉजिटिव थी, उसके बाद ही उनको उपचुनाव में प्रचार के लिए बुला लिया गया था, जबकि उनकी रिपोर्ट तब तक निगेटिव भी नहीं आई थी। अपनी नाराजगी दिखाने के साथ साथ उमा भारती ने 2024 का चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है दोस्तों, यानी सीधे सीधे बीजेपी आला कमान को उमा भारती ने चुनौती दे दी है। कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी का कर रही हैं। बीजेपी ने काफी समय से राजे को साइडलाइन किया हुआ है, आप सब जानते हैं, लेकिन राजे भी कभी गौरव गोगोई तो कभी अशोक गहलोत से मिलकर बीजेपी को दिखा दे रही हैं कि उनके पास राहें और भी हैं। बीजेपी नेतृत्व और वसुंधरा राजे के बीच खींचतान अब इतनी बढ़ गई है कि कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में राजे को उपेक्षित किया जा रहा है और पोस्टर्स से भी वसुंधरा राजे को बाहर किया गया है। उनका चेहरा पोस्टर्स में, कई पोस्टर्स में गायब दिखे हैं, लेकिन राजे भी इस उपेक्षा का मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर एक बड़ी रैली उन्होंने सालासर में की थी और वसुंधरा राजे ने वहां अपनी ताकत मोदी और शाह को दिखा दी थी। खास बात यह थी कि 8 मार्च को, यानी अपने जन्मदिन से 4 दिन पहले ही राजे ने यह रैली की थी। वसुंधरा की ताकत का एहसास बीजेपी को हो गया है, इसीलिए उन्हें अब किसी न किसी तरह मैनेज करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। दरअसल बीजेपी जानती है कि 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में वसुंधरा करीब 60 सीटों पर सीधा प्रभाव रखती हैं और खासकर राजपूत और जाट वोटर्स पर उनकी पकड़ काफी मजबूत है। लेकिन बीजेपी ने मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी अभी सीएम फेस घोषित नहीं किया है, यानी मोदी आखिरी वक्त तक अपने पत्ते खोलना नहीं चाहते हैं और इधर वसुंधरा राजे अपनी बाजी अलग चल रही हैं। उधर छत्तीसगढ़ अगर चलें तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का हाल कुछ ऐसा ही है। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, फिर प्रियंका गांधी और अभी इसी हफ्ते राहुल गांधी के पहुंचने से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफी मजबूत दिख रही है। कांग्रेस के पास भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ में चेहरा है, लेकिन बीजेपी यह नहीं बता पा रही है कि उसके लिए 3 बार सीएम रह चुके डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा है या फिर किसी और को पार्टी सीएम उम्मीदवार बनाएगी। दरअसल यहां पर भी बीजेपी कलेक्टिव लीडरशिप की बात कह रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके पास कोई दमदार चेहरा ही नहीं है। बीजेपी चुनाव मैदान में सक्रिय तो दिख रही है, कहीं यात्राएं निकाली जा रही हैं तो कहीं भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाकर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। अमित शाह 28 तारीख को फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। वैसे पिछले कुछ महीनों के भीतर अमित शाह कई बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं, यानी बीजेपी तो एक्टिव है, लेकिन 3 बार के सीएम डॉक्टर रमन सिंह उतने सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। अब इसकी क्या वजह है, यह तो बीजेपी आला कमान ही ठीक से बता पाएगा। लेकिन सियासी हलकों में चर्चा यही है दोस्तों कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी पूर्व सीएम को साइडलाइन किया जा चुका है। दरअसल बीजेपी दूध की जली है दोस्तों, और छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रही है। गुटबाजी और आंतरिक कलह का नुकसान बीजेपी ने कर्नाटक में बहुत बुरी तरह भुगता है। वहां कांग्रेस जेडीएस की सत्ता हथियाने के बाद येडियुरप्पा को सीएम बनाया,
फिर उन्हें बदलकर बम्बई को सीएम की कुर्सी पर पहुंचाया। सीएम बदलने का यह सिलसिला गुजरात में भी हो चुका है, आप सबने देखा। गुजरात में तो मोदी और शाह दोनों की चलती है, इसीलिए वहां कोई गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन दूसरे राज्यों में बीजेपी की आंतरिक गुटबाजी सबके सामने है और यहां अमित शाह और मोदी इस गुटबाजी को दूर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में क्या मोदी ने अपने पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्रियों को निपटाकर पार्टी का भला किया है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या पूर्व मुख्यमंत्रियों की नाराजगी चुनाव के दौरान सामने नहीं आ सकती है? और अगर ऐसा होता है तो क्या भाजपा जीत तक पहुंच पाएगी? लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर मोदी जी क्यों अपने मुख्यमंत्रियों को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को, कद्दावर नेताओं को निपटाने में लगे हुए हैं? जरा सोचिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।